नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पर बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया की पहली परीक्षा हो चुकी है। चूँकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया की परीक्षा अभी लगभग 3 से 4 दिन चलने वाली है। सेमेस्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग इंडिया की परीक्षा 20 से 21 तारीख तक परीक्षा चलेगी। तो प्रत्येक शिफ्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया की कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहली आज के डेट में जो पहली शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, आज दिनांक 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा हुई थी, आज उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। चूँकि यूनिवर्सिटी द्वारा इसमें मॉडल पेपर तैयार नहीं किया गया था, मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं किया गया था। तो हम इसके थ्रू से, इस क्वेश्चन की मदद से हम एक जान सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और फर्स्ट शिफ्ट में किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया में टोटल जो फुल मार्क्स जो है फुल मार्क्स आपका 75 है। ये आप लोग भी जान रहे हैं, समय 3 घंटे का दिया गया है। इसमें क्वेश्चन जो है दो ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी। ग्रुप नंबर बी। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कुल 10 प्रश्न हैं। उसमें से प्रश्न संख्या 1, जिसमें 1 वर्ड आंसर है, मतलब शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर, उसका आंसर आप एक लाइन में, एक शब्द में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो है आपका 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन 55 नंबर का है। तो ग्रुप ए का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव कहने मतलब 1 वर्ड आंसर उसमें लिखना है। दूसरा भी 5 नंबर का है, तीसरा 5 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। और ग्रुप बी में टोटल आपका 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है ग्रुप बी में। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन पे, उन प्रश्नों पर कि क्या प्रश्न फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो सबसे पहले आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाले स्थल का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट साइट टू बी इनकवर्डेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली स्थान, वह जिस स्थान पे खुदाई किया गया था, तो वह सबसे पहला स्थान कौन सा है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खुदाई किया गया था। तो बता दूं, इसका आंसर यहाँ पे इसका आंसर में आपका हड़प्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हड़प्पा। तो हड़प्पा में खुदाई की गई थी, है ना। कहाँ पे? हड़प्पा में खुदाई की गई थी सबसे पहले। ठीक, तो पहला का आंसर जो है वो हड़प्पा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी ये पाणिनि से क्वेश्चन आया है। पाणिनि, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पाठ्यक्रम में पाणिनि पढ़ना है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी आप लोग पढ़े होंगे, मैं इस पे क्लास मैंने ली थी। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। कौन है? पाणिनि। अब अष्टाध्यायी के बारे में कुछ जान लीजिए। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण है। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं और कितने? 32 पाद हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं।
आठ जो अध्याय था, 8 अध्याय को 4 4 पादों में बांटा गया। 8 अध्याय को 1 2 2 3 4, ये 4 पादों में बांटा गया, मतलब प्रत्येक अध्याय को 4 4 पादों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से पूरे अष्टाध्याय में टोटल 32 पाद हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। यहाँ क्वेश्चन आया अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत एक, और जिसमें सूत्रों की संख्या कितना है, लगभग 4000। कितना है, लगभग 4000। इसमें इसका अंतिम सूत्र का नाम क्या है, अ। ठीक है, और पहला सूत्र का नाम क्या है, तो वो वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश, ठीक है, ये पहला सूत्र का नाम है वृद्धिरादेश, अंतिम सूत्र का नाम है अ। इसमें टोटल सूत्र कितने हैं, तो वो 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के लेखक कौन, दूसरे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, वो पाणिनि है। ये संस्कृत के पिता पाणिनि को क्या कहा जाता है, संस्कृत के पिता कौन है, पाणिनि है। क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इन्होंने संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण की रचना की है। तो संस्कृत के पिता कौन है, संस्कृत के पिता वो कौन है, पाणिनि। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका डिस्कस हम लोग कर लिए। इससे संबंधित और कुछ कुछ प्रश्न आएगा तो आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उल गुलान के नेता कौन थे। उल गुलान के नेता कौन थे, तो उल गुलान एक कहा जाता है, मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उल गुलान है। उल गुलान के नेता कौन थे, हाँ, मुंडा विद्रोह आप जान रहे हैं, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन हैं, तो मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम उल गुलान विद्रोह है ना, उल गुलान विद्रोह। तो इसके नेता कौन है, इसके प्रमुख नेता कौन है, तो मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, हाँ, मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम उल गुलान विद्रोह। और ये हुआ कब था, 1899 से 1900 ईस्वी के आस, ये विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख नेता, जिसे जगत पिता कहा जाता है, जिसे धरती आबा कहा जाता है, तो वो कौन है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा है ना। तो बिरसा मुंडा जिनका जन्म जिनका जन्म कितना तारीख हुआ, आप ध्यान से देख लेंगे। तो बिरसा मुंडा को उल गुलान के प्रमुख नेता कहा जाता है। उल गुलान के प्रमुख नेता कौन है, उल गुलान के नेता कौन है, तो वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आप देख लेंगे। तो ये देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपका झारखंड से भी आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका झारखंड से भी आ रहा है। तो झारखंड के इतिहास के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में आप जान लेंगे। हो सकता है कि कल जो होने वाली परीक्षा 17 तारीख को हो, उसमें बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाए, तो आप बिरसा मुंडा के बारे में भी जान लेंगे। संथाल विद्रोह के बारे में जान लेंगे, मुंडा विद्रोह के बारे में तैयारी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। संथाल हुल का मतलब होता है विद्रोह, क्या होता है, विद्रोह, तो मतलब संथाल विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे, जो चारों भाई थे। संथाल विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे, जो चारों भाई थे। वो चारों का नाम आप लोग नाम सुने होंगे, सिद्धू है ना, सिद्धू, कान्हू, चांदो और फिर भैरवा है ना, भैरव। ठीक है, ये 4। अब हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आएगा कि सिंधु, कान्हू, चांदो, भैरव। झारखंड के विषय में भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहा है। तो सिंधु, कान्हू, चांदो, भैरव, ये 4 संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। संथाल विद्रोह हुआ कब था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह अब ध्यान देंगे, ये 1855 30
जून 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह। इसके 2 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत का प्रथम सैन्य विद्रोह कहा जाता है, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, है ना। तो ये संथाल विद्रोह के 2 साल बाद, 2 साल पहले, सॉरी, 1857 क्रांति के 2 साल पहले झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह के 4 प्रमुख नेता थे और चारों भाई थे। वो कौन थे? सिद्धू, कानू, चांदव, भैरव। हाँ, ये चारों भाई थे। और झारखंड का एक गांव है भगनाडी। ये किस गांव से संबंध रखते थे? तो भगनाडी। हाँ, तो भगनाडी से ये थे। कौन? ये चारों भाई, सिंधु, कान्हू, चांदो, भैरव, ये 4 नेता थे। तो यहाँ पे एक प्रश्न में ये है कि संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के आप 4 में से किसी 2 का नाम आप लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड थ्रू विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, मतलब मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वो 11 हैं। और उन मौलिक कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में रखा गया? तो मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 50 के ए में रखा गया। 50 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ए, है ना। तो यहाँ पे ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। दूसरा झारखंड के इतिहास से 2 क्वेश्चन है। उलगुलान के नेता, संथाल हुल विद्रोह। और पहला क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से है, सिंधु घाटी सभ्यता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बना सकते हैं। तो जो प्रश्न आया उससे संबंधित क्या क्या पढ़ना है मैं बता दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता तैयार कर लें, पाणिनि के विषय में तैयार कर लें। नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे पाणिनि के विषय में, तो मैं पढ़ाया हूँ इसमें। और उलगुलान कौन है, तो आप झारखंड का इतिहास भी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ये मौलिक कर्तव्य के दौरान आपको संविधान पूरी तरह से आपको पढ़ लेना। संविधान का एक सामान्य जानकारी अगर कर लेते हैं, है ना, अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं, कितने संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इन सभी की चीज़ों में अगर हम जान लेंगे तो एक अच्छी खासी तैयारी आपकी मानी जाएगी। चलिए, अब दूसरा हम ये हो गया आपका ग्रुप ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफ डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ आचार्य विनोबा भावे। देखिए, अगर आप इस व्याख्यान श्रृंखला में लगातार सभी कक्षाओं को देख रहे होंगे, तो मेरी एक कक्षा आचार्य विनोबा भावे पर भी बनी है। एक रिकॉर्डेड क्लास है यूट्यूब पर अपलोड। अगर आप देखे होंगे आचार्य विनोबा भावे के बारे में, तो ये प्रश्न आप श्योरली बना लिए होंगे, या फिर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आचार्य विनोबा भावे से भी क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आचार्य विनोबा भावे के जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना है। तो इस पे मैं 2 लेक्चर बनाया हूँ, 2 वीडियो बनाया हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा आपके पास जो साधन है उससे आप तैयार कर लेंगे। आप यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, कहीं से भी, पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, आपकी सुविधा के लिए हमारे इस चैनल पे स्पेशल रूप से अंडरस्टैंडिंग इंडिया को ध्यान में रख करके आचार्य विनोबा भावे पे वीडियो बनाया गया है कि आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा ये क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे प्रवास, एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है प्रवास मतलब माइग्रेशन।
भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। पहले क्वेश्चन को समझिए कि प्रवास, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। प्रवास माइग्रेशन, माइग्रेट लोग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। हाँ, तो प्रवास भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वह जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से किस प्रकार प्रभावित होता है भारत में, ये आपका ये है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अब उसका आंसर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ। प्रवास मतलब माइग्रेशन। हाँ, प्रवास मतलब माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना। वास का मतलब होता है रहना, और प्रवास का मतलब होता है किसी दूसरे जगह पे जा कर के रहना। प्र यहाँ उपसर्ग लग गया तो प्रवास, है ना। वास मतलब रहना, और प्र उपसर्ग लग गया तो उसका मीनिंग में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग की परिभाषा वही है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, मतलब उसके अर्थ को विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वो उससे उपसर्ग कहा गया। तो यहाँ प्र उपसर्ग लग गया है तो प्रवास हो गया। वास मतलब रहना, और प्रवास मतलब विशेष प्रकार से कुछ उसके अर्थ में परिवर्तन, तो दूसरे स्थान में जाकर के रहना। आप एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान में चले गए हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। तो ये जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है ना। इकोनॉमिक्स में ये कैसे है, इकोनॉमिक्स में ये कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को ये, या फिर जनसंख्या को किस प्रकार से ये प्रभावित करता है, तो मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू से समझाने की कोशिश किया हूँ। देखिए यहाँ पे दो स्थान है, ठीक है। यहाँ पे दो स्थान है, एक स्थान 1 एक है, एक स्थान 2 है। यहाँ से स्थान 1 से स्थान 2 पर कुछ लोग, कुछ जनसंख्या चली गई है। हाँ, आप इसको ऐसे, हम इसको समझा देते हैं, आप अपने तरीके से इसको लिख लेंगे। स्थान 1 है और स्थान 2। स्थान 1 से स्थान 2 तक क्या कर रहे हैं कि स्थान 1 से कुछ जनसंख्या, लोगों का कुछ समूह स्थान 1 से स्थान 2 तक चला गया है, स्थान 2 में जाकर के रहने लगा है। तो वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होगा, ध्यान देंगे। तो स्थान 1 में मान लीजिए स्थान 1 आपका एक गांव है और स्थान 2 एक आपका वो दूसरा गांव है, या फिर दूसरा शहर है, या फिर दूसरा गांव है। तो ध्यान देंगे, तो स्थान 1 में या फिर गांव 1 में वहाँ पर अगर लोग चले जाएंगे, जिस स्थान को, स्थान 1 को लोग छोड़ करके स्थान दूसरे में चले जाएंगे, तो पहले स्थान में जो वहाँ की जो वस्तुएं होंगी, हाँ, वहाँ की जो वस्तुएं होंगी, उन वस्तुओं की मांग जो है वो घट जाएगी। समझिए, अगर स्थान 1 से दूसरे स्थान तक कोई चले जा रहे हैं तो वहाँ पे जनसंख्या की कमी हो जाएगी, और जैसे ही वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी तो वहाँ का मांग जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मांग जब घटने लगेगा, हाँ, क्योंकि जनसंख्या कम है, जनसंख्या तो स्थान 2 में चले गए हैं, तो स्थान 1 में जो भी वस्तु हैं उनका मांग जो है वो कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो वस्तु को बेचने वाला वो क्या करेगा, उसको बेचना चाहेगा, तो बेचना चाहेगा तो फिर वस्तु की कीमत में वो कमी कर देगा। बात समझिए, है ना। तो स्थान 1 में क्या हो जाएगा, मांग, वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्थान 1 से स्थान 2 में चले गए हैं, तो क्या हो गया, वहाँ की वस्तुओं में मांग घट गई। अब दूसरी बात, जहाँ पे वो, जिस स्थान को वो जनसंख्या गई, उस स्थान पे वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहाँ पे वस्तुओं की मांग में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ने लगेगी, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगेगी, हाँ, तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगेगी। जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगेगी तो बाज़ार में क्या होगा कि जब उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका प्राइस लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्या करेगा, तो वहाँ की कीमत भी आपका बढ़ जाएगा। हाँ, तो उसके बाद कीमत बढ़ जाने के बाद वहाँ मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है। मुद्रास्फीति क्या है,
और इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे आपका कीमत और अस्फीति, अपस्फीति है, अपस्फीति। तो यहाँ पे स्थान 1 में मांग जो है कम मांग डिमांड जो है कम होने लगेगा, प्राइस जो है वस्तु का भी कम होने लगेगा, और यहाँ डिफ्लेशन मनी डिफ्लेशन होने लगेगा। और स्थान 2 में क्या हो जाएगा, मनी इन्फ्लेशन होने लगेगा, मुद्रास्फीति वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा और मुद्रा अपस्फीति उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हो गया प्रवास कि स्थान, कोई लोगों का एक समूह एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाता है तो वह जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित होता है, या फिर हाँ इकोनॉमिक्स में वो कैसे वह ये घटना इकोनॉमिक्स को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर इकोनॉमिक्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है, जो जिस ग्रुप बी में टोटल 7 क्वेश्चन पूछा गया है और 7 क्वेश्चन में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन बनाना है। तो टोटल 4 क्वेश्चन में सबसे पहले आया हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के उदय एवं कारणों का विश्लेषण करें। बौद्ध धर्म का उदय के कारणों का विश्लेषण करें। बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ये उनके कारणों का विश्लेषण करें। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध दर्शन। अगर आप बौद्ध धर्म को जानते हैं, बौद्ध धर्म कहता क्या है, किस किस प्रकार के व्रत को पालन करने के लिए कहता है, अगर आप वो चीज़ जानेंगे तो बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, आखिर क्यों महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग को अपनाया, वो आप जानेंगे। तो आखिर क्या कारण थी जिसके कारण महात्मा बुद्ध ने उस समस्या को दूर करना चाहा और अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने लगा। क्या समस्या हुई थी, तो ध्यान देंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जान लेंगे कि एक ऐसा समय था जब हमारा जो सनातन धर्म जो था वो डूबने के कगार पे आने लगा। हाँ, जब सनातन धर्म डूबने के कगार पे आने लगा, कहने का मतलब इस धर्म का जो विधि विधान था लोग उसका दुरुपयोग करने लगा, है ना। हमारे सनातन धर्म का जो विधि विधान था उसका लोग दुरुपयोग करने लगा। मतलब वो जो धर्म था, उसका जो व्रत था, उसका जो नियम था, उसका जो कानून था, उसमें जो प्रमुख जो कर्तव्य था, उन कर्तव्यों को मिसयूज़ किए जाने लगा। तो मिसयूज़ करने के कारण जब महात्मा बुद्ध ने उस चीज़ को देखा कि धीरे धीरे लोग अनर्थ की ओर जाने लगे, लोग गलत तरीके से काम करने लगे, तो संसार को बचाने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो वो क्या कारण थी देखेंगे। तो पहले यज्ञ होता था। पहले अगर यज्ञ प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था, यज्ञ प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था। सनातन धर्म में यज्ञ, अभी भी यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ पहले मोक्ष प्राप्ति करने के उद्देश्य से किया जाता था कि यज्ञ करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ करके आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है यजेत स्वर्ग कामा, अगर आप स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो आप यज्ञ करें। ठीक है, तो लेकिन इसमें हुआ क्या, लोग इसको मिसयूज़ करने लगे। इसमें से सबसे बड़ा अगर हाथ रहा है तो वो ब्राह्मणों का रहा। किनका रहा, ब्राह्मणों का रहा। ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि यज्ञ तो ब्राह्मण लोग ही करवाते थे। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि उन यज्ञ को अपना जीवन का आधार बना लिया। वो अपनी कमाई का आधार यज्ञ को बना लिया। वो यज्ञ करने लगे और यज्ञ के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाने लगे, है ना। बात समझ आ रही है। यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मण लोग अपनी आजीविका चलाने लगे
और उन ब्राह्मणों के द्वारा फिर इसका दुरुपयोग किया जाने लगा, जैसे यज्ञों में यज्ञों में गौ 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 हत्या अधिक ज़्यादा होने लगा, है ना। गौ बलि, बलि इत्यादि का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें गौ हत्या अत्यधिक होने लगा, है ना। तो गौ हत्या एक समय इतनी बढ़ गई कि लोग यज्ञ तो सुख प्राप्ति के उद्देश्य से, स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से और पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से लोग करते थे, लेकिन जो यज्ञ का जो विधि विधान कुछ दूसरे तरीके से होने लगा, तो लोग पुण्य क्या प्राप्त करेंगे, लोग पाप कर्म करने लगे, है ना। तो इन कारणों को देख करके महात्मा बुद्ध ने सोचा कि नहीं, इस समय हमें हम तब महात्मा बुद्ध ने सोचा कि नहीं, ये जो हो रहा है अगर ऐसा रहा तो ये जो संसार है वो अनर्थ की ओर चला जाएगा। और फिर महात्मा बुद्ध ने जो कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करके उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा, है ना। तो इस प्रकार से इन कारणों से, ये एक प्रमुख कारण था, इन कारणों से महात्मा बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो इससे संबंधित और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में तैयारी कर लें। महात्मा बुद्ध के बारे में आप तैयारी कर लें। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, है ना, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन में 4 सत्य हैं। वो कौन है कि पहला आर्य सत्य क्या था कि जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, उन दुखों का कारण है, ये दूसरा गया। तीसरा था, उन दुखों का निवारण हो सकता है। चौथा था, उन दुखों का निवारण का उपाय भी है। और उन उपायों में से एक अष्टांगिक मार्ग में को बताया कि अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के मार्गों को पालन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म फिर एक ऐसी रास्ता मिली जिसे लोग अपनाने लगे, लोग पसंद करने लगे, और फिर सनातन धर्म धीरे धीरे डूबने के कगार पे आने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पीड़ा होने लगी, फिर यज्ञ इत्यादि के द्वारा गौ हत्या, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी होने लगी लोगों को। तो जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो लोगों का झुकाव बौद्ध धर्मों के प्रति आने लगा। और बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत अच्छा है। अब जब इसको अष्टांगिक मार्ग को पढ़ेंगे, इसमें कहा जाता है सम्यक वाक, है ना, सम्यक आजीविका, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि, इस प्रकार से 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो अष्टांगिक मार्ग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इससे संबंधित अन्य क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं बता दिया हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अगर पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती, BHU के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंसेस टू तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती एंड BHU। ध्यान देंगे, ये यूनिट अंडरस्टैंडिंग इंडिया यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना था शिक्षा और साहित्य। तो शिक्षा से क्वेश्चन आ चुका है आपका, प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, आप प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यूनिट 2 में आपका शिक्षा और साहित्य था, तो ये जो क्वेश्चन है वो शिक्षा से आया। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में साहित्य से क्वेश्चन आए। साहित्य में सारा पढ़ा दिया आपको, कालिदास, पतंजलि, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र और क्या पढ़ना, पाणिनि। तो ये सब इन सबों के विषय में मैं पढ़ा दिया हूँ, तो वो आप देख लेंगे। हाँ, इसमें से एक तक्षशिला पर मेरी वीडियो बन चुकी है, तो आप तक्षशिला देख सकते हैं।
वैसा होगा तो नालंदा और विश्व भारती और BHU क्या है, एक ऐसा लेक्चर एक अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें नालंदा, विश्व भारती, BHU और नालंदा, विश्व भारती, BHU ये तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तक्षशिला पर एक वीडियो बनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शिक्षा से क्वेश्चन। ठीक है, तो तक्षशिला के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी इसकी एक क्लास हुई है, आप देख सकते हैं जा कर के। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो देख सकते हैं तक्षशिला के बारे में बहुत बारीकी से समझाया है। तक्षशिला जो भी पाकिस्तान में है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर BHU यूनिवर्सिटी और विश्व भारती क्या है, इन पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आगे फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालें। सुभाष चंद्र बोस तो कुछ क्रांतिकारियों के विषय में भारत के कुछ क्रांतिकारियों के विषय में भी पढ़ना था, तो एक क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस आया है। एक महात्मा गांधी भी कुछ टॉपिक में था, तो आप महात्मा गांधी सिलेबस में देख लेंगे कि कौन कौन से प्रमुख है कैरेक्टर के विषय में पढ़ना है। तो एक आपका सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाँ, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप तैयारी कर लेंगे। जाहिर है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हूबहू रिपीट हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इसका आंसर भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्वतों, पठारों, मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ज्योग्राफी से है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण करें। अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। राजनीतिक उपकरण का मतलब एक हथियार है ना, उपकरण मतलब कोई यंत्र बोले तो एक हथियार, तो उसमें एक अहिंसा एक ऐसा हथियार था। अहिंसा भी यहाँ पे गलत हो गया, अहिंसा और सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, साधारण तरीके से, जिसको विनोबा भावे ने अपनाया, जिसको महात्मा गांधी ने अपनाया। सत्याग्रह, सत्य के मार्ग पर चल करके आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। अहिंसा, तो ये सत्याग्रह सत्य के मार्ग पे आग्रह करना, और अहिंसा एकदम शांति तरीके से शांतिपूर्वक कोई भी काम को करना। अगर किसी से आंदोलन करना हो तो शांति तरीके से करना, सत्य के मार्ग पर चलना, ना ही खून खराबा, किसी प्रकार का खून खराबा नहीं करना ही अहिंसा कहलाता है। तो आप इस पे देख लेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए, है ना। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता मतलब भारत में अगर कृषि कार्य हो रहा है तो वो कम हो रही है, तो भारत में कृषि कार्य कम क्यों हो रहा है, तो उनके कारणों का विश्लेषण करें। यहाँ जलवायु ठीक नहीं है, यहाँ सुविधाएं ठीक नहीं है, क्या है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। समय समय पर बारिश नहीं होती है, वो भी है ना, तो ये बात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस कक्षा में जो 16 तारीख के फर्स्ट सीटिंग में जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया की परीक्षा जो हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया की परीक्षा हुई है,
उन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो ध्यान देंगे, एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इन प्रश्नों का आंसर अच्छे से तैयार कर लें, और इससे संबंधित जो जो प्रश्न है मैं बता दिया हूँ, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न है। एक क्वेश्चन शायद आपका छूट गया था, एक क्वेश्चन ये है, नहीं नहीं, हाँ एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख भारतीय संविधान, तो इसमें भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन करें, वो भी प्रमुख विशेषता, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं। उसके मौलिक अधिकार हैं, है ना, भारतीय संविधान की क्या क्या, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये भी इसकी विशेषता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ये भी उसकी विशेषता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, हाँ। और मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया भारतीय संविधान को। तो इन सभी चीज़ों को अगर थोड़ी थोड़ी अगर आप देख लेंगे और इसको अच्छे से लिख लेंगे, भारतीय संविधान के रचनाकार कौन है, हाँ, उसके अध्यक्ष कौन है, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, इन मतलब आपको कोई भी विषय को पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, सभी चीज़ों को टच करना है, और हल्का हल्का टच कर लेंगे, 10-10 लाइन 12 लाइन अगर लिखेंगे तो ये भी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपका लगातार आ रहा है। तो भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हाँ, इन सभी भारतीय प्रस्तावना, ये सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो आइए अब हम लोग इस क्लास की अंतिम क्षण में एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो मॉडल है, इसका जो प्रश्न पूछने की जो तरीका है, टोटल 10 क्वेश्चन है उसमें से, और 10 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन बनाना है। उसमें से क्वेश्चन ग्रुप ए और ग्रुप बी में करके बांटा कि 8 क्वेश्चन नहीं 4 इधर और उधर 3, टोटल 7 क्वेश्चन बनाना है। तो इस प्रकार से आपका ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है, और ग्रुप बी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपका 7 क्वेश्चन, टोटल आपका 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न हुआ। तो कुछ लोगों की ये बार बार ये मैसेज कर रहे थे कि सर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का प्रश्न शैली कैसी होगी, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। तो आप पैटर्न देख लीजिए, और यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन जो है हूबहू आपका नेक्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा होगी उसमें हूबहू प्रश्न आ जाएगा। आप नोट कर लेंगे इसको और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। चलिए शुभ रात्रि, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।